नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यदि मैं आपसे कहूं कि भारत में आतंकी नेटवर्क एक नए तरीके से काम कर रहा है तो आप निश्चित तौर पर चौंक जाएंगे। और इस बार जो मामला कहा गया है उसे जिहादी ड्रग्स कहा जा रहा है, यानी कि जिहाद करने की जो पहले भावना थी उसको ड्रग्स से जोड़ा गया है। अब ये किस तरह से भारत पर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है और खुद देश के गृह मंत्री ने ये तमाम जानकारी दिया है। और पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि जिहादी ड्रग पकड़ा गया है। पहली बार भारत में ऐसा हुआ है। क्या हुआ है इसको जरा समझते हैं। देखिए, ये जो जिहादी ड्रग होता है ना, जैसे कि हीरोइन है या कोकीन लेते हैं, तो ये ड्रग लेने के बाद क्या होता है कि जो भी टेररिस्ट है, मान लेते हैं कि आईएसआई ने एक पर्सन ए को इस बात की ट्रेनिंग दिया, ब्रेन वॉश किया कि भारत में जाकर के टेररिस्ट अटैक करो, है ना, और पीओके के माध्यम से इसको एंट्री भी करवा दिया कश्मीर की तरफ। अब लेकिन देखिए, है तो ये इंसान ही, और इधर इंडियन आर्मी है, तो इसको डर तो होगा। आपने सुना है ना कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, तो वही बात, डर तो इसको लगेगा। लेकिन क्या है कि इसको जिहादी ड्रग खिलाया गया है। अब जब ये ड्रग ये खा के आएगा तो इसको भय खत्म हो जाएगा, डर लगना बंद हो जाएगा, ये अति उत्साहित होगा और एक तरह से ह्यूमन बम के रूप में ये कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह की बातें यहां पर की जा रही है। अब इसी चीज को लेकर के पहली बार जो है ये एक तरह से कह सकते हैं बड़े मात्रा में पकड़ा गया है। देखिए, इन तमाम चीजों को लेकर के जानकारी देश के गृह मंत्री अमित शाह भी दे रहे हैं। इनका यह कहना है कि भारत सरकार किस तरह से ड्रग फ्री इंडिया बनाने की कोशिश कर रही है और एक ऑपरेशन चलाया गया जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन रेजफिल। और इसके दौरान ही जो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर है कैप्टागन, ये पहली बार यहां पर भारत में सीज किया गया है और इसी का नाम दिया जाता है जिहादी ड्रग, जिस शब्द का इस्तेमाल यहां पर देखेंगे देश के गृह मंत्री ने भी किया है। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको समझते हैं और यह देखेंगे कि भारत के लिए कितना खतरनाक है, किस रूट से भारत में ये पहुंच जा रहा है। हमारी इतनी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जितने भी पोर्ट देखेंगे उस सब पर तमाम तरह की सुरक्षा एजेंसियां हैं, इसके बावजूद ये भारत कैसे पहुंच जा रहा है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे वर्ल्ड मैप के जरिए। देखिए, पहली बार यहां की कैप्टागन नामक खतरनाक सिंथेटिक ड्रग पकड़ में आया है, ऑपरेशन रेजफिल, जिसकी चर्चा गृह मंत्री ने की है और एनसीबी ने यह कार्य किया है। और तकरीबन अगर उसको आप आंकड़ों में कन्वर्ट करें प्राइस में, तो 182 करोड़ रुपए की यह खेप है जिसको जब्त किया गया है। ड्रग्स का संबंध कहा गया है मिडिल ईस्ट आधारित जितने भी आतंकी नेटवर्क हैं उससे माना जा रहा है। यानी कि मिडिल ईस्ट की जब बात की जाएगी ना, तो ध्यान रखिएगा आईएसआई भी उसमें आ जाएगा, हमास भी आएगा, हिजबुल्लाह भी आएगा, है ना, हुती समुदाय आएगा। तो कुल मिलाकर के मिडिल ईस्ट में जितने आतंकी नेटवर्क हैं वो बेहद खतरनाक आतंकी नेटवर्क हैं और उनका ध्यान अब इंडिया की तरफ आता हुआ दिख रहा है, जिसके अंतर्गत भारत में एक विदेशी नागरिक भी गिरफ्तार किया गया है। और ये पता चला है कि दरअसल ये भारत को ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। ट्रांजिट रूट कहने का मतलब है पारगमन मार्ग, यानी कि भारत से होकर के गुजारना चाहते थे, तो जाहिर सी बात है भारत में भी तो इसकी खपत होती ही। ऑपरेशन रेजफिल जो हुआ है उससे महत्वपूर्ण कुछ चीजें समझ लीजिए। जो एजेंसी इसके लिए कार्य की है वह एनसीबी है। जैसा मैंने पहले भी कहा, गृह मंत्री ने यह जानकारी दिया कि 182 करोड़ इसका कीमत आंका गया है, मात्रा 227.7 किलोग्राम रहा है और यह मुंड्रा पोर्ट और दिल्ली नेबसराय से मिला है। छिपाने का तरीका देखिए बेहद नायाब है। छिपाने का तरीका क्या है, ड्रग कैसे लाया गया, तो जो टी लिप्स बॉक्स होता है ना उसमें, या जो लकड़ी का कंसाइनमेंट वगैरह आता है उसमें छुपाया गया। यानी कि जहां पर पुलिस ऑफिसर जो है ना, या ऑफिसर बाकी जो इससे जुड़े हुए एनसीबी कहते हैं, वो सोच भी नहीं सकते कि यहां पर ड्रग्स छुपाया गया हो, लेकिन इस तरह के ड्रग्स जो है भारत में लाए जा रहे थे। अब एक प्रश्न यह है कि जिहादी ड्रग आखिर क्यों कहा जाता है। जिहाद करना जैसे कहते हैं ना कि भाई खास करके इसको टेररिज्म से जोड़ा जाता है, आतंकवाद से जोड़ा जाता है, लेकिन आखिर ड्रग इससे क्यों जोड़ा गया। क्योंकि सबसे पहली बात कि आतंकी संगठन नए तरीके से अब यहां पर कुछ कार्य करने लगे। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत के बगल में जो पीओके है, मतलब पाकिस्तान, और चूंकि पीओके जो है वह आप कह सकते हैं पाकिस्तान के अधिकृत है, तो हमारे बॉर्डर के पास अब यहां पर ये एरिया जो पड़ता है, पाकिस्तान यहां पर लॉन्चिंग पैड बनाता है। लॉन्चिंग पैड किसके लिए, टेररिस्ट के लिए। और ये टेररिस्ट क्या करता है, भारत के तरफ यहां पर इसको मूव किया जाता है, इसको कश्मीर भेजा जाता है। बहुत ही कम उम्र के बच्चे होते हैं ये, 18, 20, 22 इस उम्र के बच्चे, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। चाहे वहां पर देखेंगे इंडियन मुजाहिदीन हो, है ना, या फिर जो पाकिस्तान में, अब तो पाकिस्तान में अलकायदा के नेटवर्क भी फिर से एक बार फैलता जा रहा है। तो ये तमाम जो है यहां पर ब्रेन वॉश किया और बच्चों को भेजा। लेकिन आप आज से 4-5 साल या 7 साल पहले ये घटना बहुत सुनते होंगे। पिछले कुछ समय में, जब से 2019 में क्या होता है,
आर्टिकल 370 और 35A इसको भारत की पार्लियामेंट ने खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर को जो विशेष आप राज्य का दर्जा देने की बात की गई थी वो खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि यहां पर जो है इस बॉर्डर पे पूरी तरह से हमारी सुरक्षा चौबंद जो है वो काफी बढ़ा दी गई और जम्मू कश्मीर चूंकि केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इन तमाम चीजों के बाद यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को समझाया भी गया। आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव हुए, पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक हुआ, लोगों को घर घर जाके समझाया गया कि आप अपने बच्चे को आतंकवादी ना बनने दें। आपने कश्मीर में सुना होगा कि किस तरह से वो जो मस्जिद है वहां पर और जैसे फ्राइडे को जुम्मा की नमाज होता था उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी, लेकिन समय के साथ ये सब कुछ बंद हो गया। यानी कि कुल मिलाकर के इन बच्चों को जिनको ब्रेन वॉश करा करके बॉर्डर पार लिया जाता था, आतंकी बना करके फिर से बाहर भेजा जाता था, इन बच्चों को अब समझा रही है इंडियन आर्मी। और उसके बाद ये बच्चे अब इधर नहीं जा रहे हैं, यानी कि आतंकवादी कैंप में नहीं जा रहे हैं। अब कैंप पे नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इनको कैडर तो नहीं मिला है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर इंडियन मुजाहिदीन को ही भारत में अगर दिल्ली में या कश्मीर में कहीं भी अटैक करवाना है तो वो कुछ बच्चों को ट्रेनिंग तो देंगे। अब वो बच्चे उनको मिल ही नहीं रहे, इधर से सप्लाई नहीं हो रहा है। पीओके में आपने सुना होगा कि लगातार वहां पर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को जो है आप आतंकी बना रहे हैं, तो यहां से भी बच्चे के सप्लाई बंद हो गया। तो कुल मिलाकर के अब आप ब्रेन वॉश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कैडर तो चाहिए आतंकवादियों को। इन तमाम चीजों के लिए एक इस्तेमाल किया गया ड्रग का कि भाई आपको हम कुछ ऐसा खिला पिला देंगे कि आप जो है सोचने समझने की तार्किक शक्ति पूरी तरह से आपकी खत्म हो जाएगी और आप जिहादी बन जाएंगे। और चूंकि ये जो ड्रग होता है ना, ये जिसको जिहादी ड्रग कहा गया है, इसका प्राइस कम होता है, तो आतंकवादी नेटवर्क इसका इस्तेमाल करना चाहती है, इसीलिए ये ज्यादा उपयोग में आने लगा है। खास करके मिडिल ईस्ट को लेकर के मैंने चर्चा किया। मिडिल ईस्ट में जो आतंकी संगठन है ISIS, ये इसका इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू की है। और लंबे समय तक अगर लड़ना है, मैदान में टिके रहना है, आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में क्या होता रहा है, तो इसके लिए और देखिए लंबे समय तक अगर आपको बंदूक लेकर के रहना ही है या आत्मघाती बन जाना है तो आपको नींद नहीं आना चाहिए, है ना। आप चाहेंगे कि भाई वो आतंकवादी जिसको हम भेजे हैं उसको 2 बजे रात में नींद ना आ जाए, सो ना जाए, क्योंकि फिर उस पर जो है वहां की जांच एजेंसियां उसे पकड़ लेगी। उसके लिए बेहद जरूरी है कि आप इसे ये ड्रग्स खिला दीजिए। यही कोशिश यहां पर किया जा रहा है। दूसरी बात, जैसे इस ड्रग्स को खाते हैं आतंकवादी, उनका डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, युद्ध की लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि कह सकते हैं कि पूरी तरह से शरीर में ऊर्जा आ जाता है, दर्द और थकान का भी एहसास नहीं होता। अगर सुरक्षा एजेंसियां इनको पकड़ भी लिया और इनको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया भी जा रहा है कि सारे इंफॉर्मेशन दो, तुम्हारे बाकी साथी कहां भी है, तो इन्हें दर्द जो है उसका और डर इसका एहसास ही नहीं हो रहा, ये इंफॉर्मेशन भी ज्यादा नहीं दे पाएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के इसीलिए इसे जिहादी ड्रग कहा गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि दुनिया भर में अभी जो ड्रग्स के नेटवर्क फैलते जा रहे हैं उसमें सबसे खतरनाक ये है और भारत की तरफ इसने पांव फैलाना जो है शुरू कर दिया है। अधिक हिंसक व्यवहार वो कर सकते हैं, जंगली की तरह बर्ताव कर सकते हैं, लंबे समय तक युद्ध लड़ सकते हैं और आत्मघाती मिशन के लिए अगर मान लीजिए उनको लगता है कि हम किसी भी तरीके से बंदूक से लोगों को मार नहीं सकते, तो वो खुद ही को जो है वो सुसाइड बॉम्बर बना देगा, खुद में बम लगा करके वो लोगों के भीड़ पे कूद सकता है, ये उसके अंदर क्षमता आ सकती है। और ये पूरा खेल कौन सा है ड्रग, वो है कैप्टागन, है ना। कैप्टागन को देखेंगे पुअर मैंस कोकीन कहा गया है। कोकीन बहुत महंगा होता है ना। कोविड-19 के दौरान आपने काफी इसके विषय में सुना होगा, मीडिया में बहुत चर्चा में आया था, लेकिन कोकीन सब तक पहुंचता भी नहीं है, उसे खरीदना भी बहुत महंगा है, इसलिए इसे गरीबों का कोकीन कहा गया है ना। जैसे आजकल देखेंगे बहुत सारे डुप्लीकेट होता है, तो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे गरीबों का शाहरुख खान है या गरीबों का सलमान खान, ऐसे ही ये गरीबों का कोकीन है। इसको खा करके ठीक उतना ही बदमस्त हो जाते हैं। अब यहां पर कहा गया है ये सिंथेटिक उत्तेजक ड्रग है। उत्तेजक मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट, है ना, यानी कि उसको खाने के बाद आपके कार्य करने की क्षमता अचानक से बढ़ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब ओलंपिक होता है या जैसे अभी IPL का मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, तो जो प्लेयर्स होते हैं उसका ड्रग टेस्ट भी होता है कि क्या वो कुछ एक्स्ट्रा कुछ खा पी तो नहीं रहे, है ना। जैसे कि एक लड़का आजकल है वैभव सूर्यवंशी बच्चा, वो बहुत सिक्स मारता है, तो बहुत सारे उस पर आरोप लगने शुरू हो गए कि क्या खा के आता है, बैट में क्या लगा के आता है ना। तो प्लेयर्स के लिए पहले ही इस तरह के ड्रग्स के टेस्ट होते हैं ताकि वो पता चल जाए कि उनकी क्षमता तो नहीं बढ़ रही है ना, कुछ बाहर से सप्लीमेंट लेकर के अपनी क्षमता तो नहीं बढ़ा रहे हैं। और आपने देखा होगा ओलंपिक में बहुत सारे प्लेयर जो हैं इस वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो यहां पर जो है ये सिंथेटिक ड्रग, उत्तेजक ड्रग है और मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो एम्फेटामिन इसी फैमिली का ये हिस्सा माना जाता है। जो हमारी बॉडी है उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है सीधे वहां जाकर के ये अटैक करता है और इसे लेने के बाद ना व्यक्ति को नींद आएगा, ना थकान आएगा और भूख ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप सोचिए एक व्यक्ति जो है
36 घंटा 72 घंटा जो है वो जगा हुआ है, थक ही नहीं रहा है, ना उसको भूख लग रही है, तो जाहिर सी बात है इसे आपने इंसान नहीं रहने दिया, ये तो मशीन बन गया ना, चलता फिरता रोबोट बन गया, ये किसी को भी मार सकता है। तो ये चीजें यहां पर होता है और मस्तिष्क में डोपामाइन का स्तर तेजी से बढ़ता है। डोपामाइन जो अक्सर हम कहते हैं कि हम खुशियों के लिए या उत्साहित होने के लिए करते हैं, ये हार्मोन्स काम करता है और असीम ऊर्जा भी आएगी। और यूफोरिया, यानी कि यूफोरिया जो होता है जिसमें हम उस कंडीशन को कहते हैं कि आप किसी बात को लेकर के बहुत खुश हो जाएं। जैसे मान लीजिए आप इस बार यूपीएससी का एग्जाम देंगे और पीडीएफ में आपने देखा आपका नाम आ गया, आप अचानक से आईएएस बन गए, तो आपको बहुत खुशी होगी। तो उस कंडीशन को कहा जाता है मेडिकल साइंस में यूफोरिया, ठीक है। या उग्रता भी हो सकता है ना। मान लीजिए आप किन्हीं से प्रेम करते हो और उसको किसी ने छेड़ दिया और फोन करके कह दिया आपको कि ये हुआ है, तो फिर आप उग्र हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज भी इसी के अंतर्गत आता है और टेररिज्म में ये काफी काम करता है, या तो उसके अंदर बहुत उत्साह हो जाए या उग्र हो जाए। सामान्य मानव जो है वो किसी पर अटैक करना नहीं चाहेगा, तो यहां पर ये कंडीशन इसके अंतर्गत लाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कैप्टागन में, इसकी प्राइस, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि प्राइस इसका बेहद कम होता है। देखिए गृह मंत्री ने जो जानकारी दिया, अगर आप उस पर गौर किए होंगे, मैंने यहां बताया आपको कि 227.7 किलोग्राम का ये मात्रा जब्त हुआ है। इसके बावजूद भी इसकी रकम पर ध्यान दीजिए, ये केवल 182 करोड़ का है, 182 CR। अगर यही कोकीन वगैरह होता तो आप जानते 1000 करोड़ से ऊपर हो चुका होता। मामला क्लियर हुआ। यानी कि जो आतंकी संगठन है उनके पास फंड की कमी तो रहती है, तो जाहिर सी बात है इस फंड में इस तरह के ड्रग्स वो ला सकते हैं कम फंड में और इसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि इस जो कैप्टागन है इसका इतिहास बेहद दिलचस्प है। इसकी शुरुआत ड्रग्स के तौर पर जिस तरह से हुआ ना और आगे चलकर के जिहादी ड्रग्स कैसे बना उसको समझिए। दरअसल 1961 में वैध दवा के रूप में इसे विकसित किया गया था, इसे मेडिसिन के तौर पर विकसित किया गया था। और इसका जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि ये जो है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ किसी ने आपको चींटी काटा तो आपको एहसास हुआ ना कि दर्द हुआ। ये कैसे दर्द हुआ आपको, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम ने इसको जानकारी दिया है ना कि यहाँ चींटी काटा। अगर आप चल रहे हैं और अचानक से सांप आ जाए आगे तो आप सीधे पैर पीछे खींचते हैं ना, ये कैसे जानकारी मिला, आपके नर्वस सिस्टम ने आपके आंख को बताया कि सांप है और तुरंत पैर खींचो। ये सारा काम जो होता है विद इन सेकेंड्स होता है। तो कुल मिलाकर के होता क्या है कि ऐसे ही जब देखेंगे कोई व्यक्ति डिप्रेशन वगैरह में चला जाता है, आजकल मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत बातें की जाती है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का चूंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल करना होता है, उसके अंतर्गत ये मेडिसिन देने की व्यवस्था यहां पर 1961 में किया गया था। लेकिन बाद में इसका प्रयोग जो है वो काफी कह सकते हैं गलत कामों में होने लगा। इसको फिर प्रतिबंध लगाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोगों को अत्यधिक लत लगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो तत्काल उसे दिया गया कि भाई इसका इस्तेमाल करो ताकि उस कंडीशन से आप बाहर आ जाओ। लेकिन अब उसको मजा आने लग गया, ये खाने का उसको एक तरह से कहते हैं लत लग गया है ना। लगातार अब वो कह रहा है कि मुझे यही जो है ड्रग्स ला करके दो। इसके अलावा मानसिक अस्थिरता हो सकता है और यहां पर वो हिंसक व्यवहार कह सकता है। इसका अवैध दुरुपयोग भी लगातार शुरू हुआ। इन तमाम चीजों को देखते हुए फिर 1986 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को आगे आना पड़ा और फिर ये डिसाइड किया गया कि हम ऐसा क्यों ना करें कि कैप्टागन को पूरी तरह से प्रतिबंधित ही कर दे। फिर दुनिया के बहुत सारे देशों में एक साथ इस पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद देखेंगे जो मिडिल ईस्ट का एरिया है यहां पर चूंकि गृह युद्ध बहुत चलता रहा, हिंसक युद्ध बहुत चलते रहे, लड़ाके जो रहे उनको एक दिन मतलब कह सकते हैं कि अगर 12 घंटा या 24 घंटा खड़ा रहना है तो बिना खाए पिए थके नींद के खड़ा रहना है कहीं पे, तो ये सामान्य आदमी नहीं कर सकता। आप 5 घंटे मैं 5 घंटे पढ़ाऊंगा मैं थक जाऊंगा, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए, है ना, जबकि मैं बंदूक उठा के नहीं खड़ा हूं यहाँ पे। लेकिन जरा सोचिए कि तेज धूप में कोई लगातार गोलीबारी कर रहा है और उस तरह से उसको कहा जाए कि 5 दिन तक तुम्हें सोना नहीं है, एकदम चौकन्ना इस रूट को देखते रहना, तो अब सोचिए उसके लिए फिर उसको क्या किया जा रहा है कि सामान्य मानव को मशीन के तौर पे तैयार किया जा रहा है। उसके लिए जो सीरियाई गृह युद्ध हुआ उसमें इसका अवैध कारोबार तेजी से बढ़ा। सीरिया हो गया, लेबनान, मैंने आपसे पहले कहा था कि जो हिजबुल्लाह नेटवर्क है वो लेबनान का देखेंगे दक्षिणी हिस्सा में एक्टिव है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे इस एरिया में ये तेजी से ये ड्रग्स बढ़ता गया और गल्फ कंट्री जो है वहां के युवा, इसका चूंकि प्राइस कम है तो गल्फ कंट्री के युवा इसका खूब तस्करी भी करने लगे, इससे बहुत ज्यादा पैसा भी कमाने लगे। और कुछ जो एक्सपर्ट हैं वो तो कहते हैं कि कैप्टागन इकोनॉमी, किसको, सीरिया को, यानी कि सीरिया में इसको इतना बेचा गया कि उसकी पूरी इकोनॉमी इस ड्रग्स पे एक समय जाकर के निर्भर हो गई। इसीलिए इसको जो है कैप्टागन इकोनॉमी यानी कि सीरिया को ये कहा जाता है।
अब यहां पर एक बात समझिए कि नार्को टेररिज्म आखिर है क्या। जैसे मैंने कहा कि जिहादी ड्रग, तो जिहाद का ड्रग से एक दवा से कैसे संबंध हुआ, ऐसे नार्को का टेररिज्म से कैसे संबंध हो गया, ये समझिए। जब आप कहते क्या है ना कि ड्रग्स का तस्करी इस उद्देश्य से करते हैं कि आपको पैसा कमाना है, ठीक। आप कहेंगे भाई पैसा तो कमाना ही होता है, कोई व्यक्ति कमाएगा। हो सकता है कोई पैसा कमा करके कोई एक आइलैंड खरीदना चाहे, कोई BMW मर्सिडीज खरीदना चाहे, लेकिन यह हो सकता है कि कुछ व्यक्ति तस्करी इस उद्देश्य से कहेंगे कि पैसा तो चाहिए, लेकिन इस पैसा का इस्तेमाल मुझे BMW मर्सिडीज या बंगलो खरीदने में नहीं करना है, बल्कि इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधि को बढ़ाने में करना है। क्योंकि देखिए जितने भी आतंकी संगठन है, चाहे वो UN के द्वारा हो, विभिन्न देशों के द्वारा इस पर सैंक्शंस है, जहां भी इनके बैंक अकाउंट होते हैं उसको फ्रीज कर दिया जाता है, यानी कि ये बैंक से पैसा निकाल नहीं सकते अपने अकाउंट से। तो फिर इनको पैसा चाहिए, फंड चाहिए। फंड कैसे लेंगे? हथियार बेचेंगे, तस्करी करेंगे और ये तमाम चीजों से पैसा उठाएंगे और फिर ये आतंकी गतिविधि को अंजाम देंगे। तो कुल मिलाकर के अगर कंपोनेंट्स देखेंगे, चाहे वो ड्रग का प्रोडक्शन होगा, स्मगलिंग करेंगे, हवाला बहुत ज्यादा इसमें कारगर होता है। अभी आपने देखा होगा बिहार के बहुत सारे IAS IPS ऑफिसर का हवाला का पैसा जो सिलीगुड़ी है वहां पर पकड़ाया है। तो ये चीजें करते हैं, आर्म्स परचेज करते हैं। आपने धुरंधर मूवी देखी अभी? धुरंधर पार्ट 1 और 2 वाला में देखेंगे, जो बलूचिस्तान जाता है वो धुरंधर, तो उसमें वो आर्म्स परचेज ही कर रहा है। यही घटना यहां बताई गई, ये भी इसी से जुड़ता है। वो पैसा लाता है और आपने देखा होगा जाकर के वो बलूचिस्तान के जो सरदार होते हैं बलूचों के, उसको देता है और वहां से अवैध हथियार आता है। वही दिखाया गया कि वही अवैध हथियार जो है मुंबई अटैक में इस्तेमाल किया गया। वो स्टोरी ध्यान दीजिएगा, वो तो फिल्म है लेकिन फिर से समझने के लिए आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा यही से घटना से टेरर ऑपरेशन किया जाता है, खास करके तालिबान इसके लिए बहुत फेमस है। और अभी मैं अफगान का आपको बताऊंगा भी, अफगान का अफीम लगातार आप सुनते होंगे कि अफगान जलेबी बहुत फेमस है, पर अफगान का अफीम भी बहुत फेमस है, उसको भी देखेंगे हम। और ISI जो है ये कैप्टागन, और लैटिन अमेरिका, तो खैर लैटिन अमेरिका का कभी इस पे कई सारे वेब सीरीज आए हैं, आप अगर नेटफ्लिक्स पे जाके देखेंगे तो लैटिन अमेरिका में किस तरह से ड्रग्स का मामला आगे बढ़ा है ये आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। एक तरह से समझते हैं ना कि पैरेलल इकोनॉमी इससे ये चलाते हैं। अब इस मैप को आप देखिए, ये पूरा मैप देखेंगे तो एक तरह से आपको यहां पर आसियान के कुछ देश दिख जाएगा, ये आपको साउथ एशिया दिखेगा, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट का कुछ पोर्शन, हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा देखेगा। अब दो तस्वीर यहां पर देखिए एक अर्धचंद्र है ना, लाल कलर का, गोल्डन क्रिश्चियन कहते हैं इसको, और यहां पर देखिए ये गोल्डन ट्रेंगल है ना, ये लाल कलर का त्रिभुज है। इसके अलावा कुछ और चीज, क्योंकि ये दोनों तो बहुत चर्चा में रहता है, लेकिन मैं इस मैप को इसलिए लाया हूं कि दो चीजें आपको और समझाऊं। एक है हॉर्स हाईवे, दूसरा के स्मैक ट्रैक। ये दो चीजें क्या होता है सबसे पहले यहां पर समझिए, और इन तमाम चीजों के बीच अपना प्यारा भारत यहां पर है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पूरा हिस्सा भारत का और ये प्रायद्वीपीय भारत का ये पूरा हिस्सा अपना पड़ता है। अब देखिए दो चीजों पे आपको कुछ समझ में आने वाला है कि हो क्या रहा है यहां पर, और भारत को कैसे खतरा है इन चीजों से, ठीक है। देखिए ये एरिया कौन सा पड़ता है? बर्मा, जिसको अब म्यांमार कहते हैं। ये कौन सा है? लाओस। ये कौन सा है? थाईलैंड। यानी कि ये तीन देश है, 1 2 3, ये भारत के पूर्व में है, ठीक है। और इस तीन देश को मिलाइए तो एक त्रिभुज बनता है। यहां पर दरअसल क्या होता है, अफीम की खेती बहुत ज्यादा होता है। अफीम की खेती यहां हुआ और यहां से नॉर्थ ईस्ट होते हुए, नेपाल भूटान होते हुए बाकी जगहों पर पहुंचाया जाता है, या मुंबई, या देखेंगे इधर बाकी जो पोर्ट्स हैं कोची वगैरह, इससे बाहर भेजा जाता है। तो यहां का खपत जो है वो भारत के तरफ भी आपको देखने को मिलेगा इस अफीम का। अब यहां जो अर्धचंद्र जिसको मैंने आपको कहा यहां पर देखने के लिए, देखिए यहां पर क्या है, ये अफगानिस्तान एक देश, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा ईरान। इस एरिया में क्या होता है कि अफीम की खेती बहुत ज्यादा होती है, खास करके अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ अफगान जलेबी के लिए नहीं है, अफगान की अफीम के लिए भी फेमस है। अब यहां जो अफीम की खेती होती है इसको पाकिस्तान लाया जाता है, ठीक है, और पाकिस्तान से फिर ये ईरान जाता है, और ईरान के माध्यम से ये अरब सागर होते हुए विभिन्न देशों तक पहुंचता है। और खास करके अगर देखेंगे जो ये हार्स हाईवे है, हार्स हाईवे इसलिए कहा जाता है कि इस तमाम तरह के अफीम को विभिन्न अफ्रीकी देशों तक पहुंचाया जाता है। दूसरा यहां पर देखेंगे स्मैक ट्रैक है, दरअसल ये जो होता है ना इसको हीरोइन कहते हैं, ठीक है। अब ये रूट क्या होता है, ड्रग्स के सप्लाई का, ये अफीम के सप्लाई का था, ये ड्रग्स के सप्लाई का होता है, और इसके माध्यम से अरब सागर वगैरह के माध्यम से ये रूट भी देखेंगे, इस तमाम रूट के माध्यम से जो यहाँ के अफीम वगैरह थे वो अफ्रीका में भी भेजा जाता है, भारत आता है। इसके अलावा देखेंगे श्रीलंका, मालदीव आता है, नेपाल, भूटान,
या इधर भी आसियान कंट्री जाता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है, भारत इस दोनों के बीच में खड़ा है ना। इसीलिए मैंने कहा कि इस ड्रग्स का, जो जिहादी ड्रग की बात की गई, इसको क्या किया गया, पारगम पथ के रूप में इस्तेमाल किया गया कि भारत होते हुए आवाजाही इस ड्रग्स का हो पाए। और भारत से अगर होकर गया, भारत युवाओं का देश है। पंजाब को लेकर के आपने सुना होगा ना, वो फिल्म देखा उड़ता पंजाब, तो उड़ता पंजाब जो है ना, पूरा उड़ता भारत बन जाएगा। यानी कि हर एक राज्य में फिर इसी तरह से ड्रग्स के कारोबार बढ़ जाएंगे। और ये भारत के सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद चुनौती है। खास करके भारत में देखेंगे नक्सली घटना बहुत तेजी से बढ़ेंगे, है ना। और नक्सलियों तक ये हाथ लगा तो निश्चित तौर पर नक्सलियों की कमर ऐसे ही तोड़ दी जा चुकी है, लगभग पूरे देश से खत्म हो चुका है। लेकिन अगर उनके हाथ ये लगता है तो फिर से एक बार उनको फंड मिलना शुरू हो जाएगा और वो जिंदा हो जाएंगे। क्राइम बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि ड्रग एक ऐसा चीज है ना जिसके खाने के बाद आदमी को होश ही नहीं रहता है ना। वो किसी का भी मर्डर कर सकता है, उससे आप कोई भी काम करवा सकते हैं। फाइनेंशियल थ्रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, साइबर डेटा थ्रेट्स अभी बढ़ रहे हैं, अक्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स, चूंकि पाकिस्तान और बाकी जो एरिया मैंने आपको दिखाया, रिलीजियस काफी ज्यादा ऐसे भारत में दंगे फसाद होते रहते हैं। ये तमाम चीजें जो है भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनकर के उभरेगा। इसीलिए साथियों, किसी भी हाल में भारत सरकार ये कह रही है कि हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन क्या करना है, हमें ड्रग फ्री इंडिया बनाना है। इसीलिए यहां पर अमित शाह जो हैं गृह मंत्री, वो कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट इस बात को लेकर के संकल्पित है कि हम ड्रग फ्री इंडिया बनाएं। और इसी चीज को लेकर के ये जो जिहादी ड्रग है, ये कैप्टागॉन पहली बार ऑपरेशन रेजपिल के अंतर्गत ये पकड़ा गया है, जिसकी कीमत 182 करोड़ के अंतर्गत ये आंका गया है। तो कुल मिलाकर के भारत एजेंसियों को, भारत की जो एजेंसियां हैं उनको बहुत बड़ी सफलता मिली है। और आगे करके उम्मीद की जा रही है कि ये एजेंसियां जो है और भी बेहतर तरीके से काम करे और खास करके जो जिहादी ड्रग्स जैसे चीजें हैं इसको खत्म करने की कोशिश करे। आपको क्या लगता है कि भारत में जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही है, क्या सही मायने में ड्रग्स के जो नेटवर्क्स है उसको खत्म किया जा सकता है, या आने वाले में समय में और चैलेंज बढ़ सकता है? आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।